अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मुल्क में नादिर शाही निजाम नहीं चलने देंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा कैसे किया गया, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े। तालिबान से मुज़ाकरात का मामला क्या है, क्या पाकिस्तान ड्रोन का मामला सलामती कौंसिल में उठाएगा, सरताज अजीज से खुसूसी गुफ्तगू। बिलवास्ता टैक्स उमरा के लिए सहूलत, गरीब को कुचलने का जरिया। प्रोग्राम का आगाज करते हैं कराची से, जहां बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। एक स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। वहां पर रेंजर्स ने यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने एमक्यूएम के एक दफ्तर पर छापा मारा और वहां पर जो असला बरामद हुआ वो भारतीय असला था। इसके अलावा कराची पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने नेमत रंधावा एडवोकेट के कातिल गिरफ्तार कर लिए हैं और ये बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है। एमक्यूएम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक नाम नेहाद टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है कराची में, जिसमें एमक्यूएम को मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने बताया कि एक एमएनए के दफ्तर पर अटैक, वहां पर उन्होंने रेड किया रेंजर्स ने और 15 लोगों को गिरफ्तार किया, एमक्यूएम के हमदर्दों को और वर्कर्स को गिरफ्तार किया। और इसके अलावा जो ऑफिस था उसमें भी बड़ी उन्होंने तबाही मचाई। एक अजीब सी फिजा इस वक्त पैदा हो गई है कराची में। सियासी जमातें मुत्तफिक थी ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन अब एमक्यूएम ने यह कहा है कि उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और माजी में भी हमने देखा कि एमक्यूएम पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए भी गए, लेकिन वो अदालतों में साबित बाद में नहीं हो सके। अभी चंद हफ्ते कबल नदीम हाशमी जो साबिक एमपीए थे एमक्यूएम के, उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में बिलाखिर एजेंसीज ने उनको छोड़ा क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था कि वो पुलिस के कत्ल में मुलव्वस हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका और फिर एजेंसीज ने उनको छोड़ा। बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल, एक टेंशन की सूरत हाल। बड़ी सियासी जमात एमक्यूएम वो ये कह रही है कि उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया, रेंजर्स और कराची पुलिस का ये कहना है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो कातिल हैं, उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है। एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी है लंदन में, कराची में, उनका मुश्तरका इजलास भी हुआ, उसके अहम फैसले भी उन्होंने किए। बहरहाल एक बड़ी अजीब सी फिजा है, टेंशन है कराची में। नाज़रीन, अब हम चलते हैं एक दूसरे और अहम मसले की जानिब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बिजली की कीमतें हुकूमत ने बढ़ाई, उसमें उस पर अज खुद एक केस के दौरान उन्होंने नोटिस लिया और हुकूमत से ये कहा कि वो जो नोटिफिकेशन है वो पेश किए जाएं। और जज बुरी तरह बरसे हुकूमत पर। उनका ये कहना था कि ये जो नादिर शाही दौर है इसको नहीं चलने दिया जाएगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये नोटिफिकेशन गलत हुआ तो वो इस हवाले से अबूरी हुक्म दे देंगे, इस फैसले को मुअत्तल भी कर सकते हैं। ये अभी चंद हफ्तों पहले की बात है, चंद महीने पहले की बात है। इस मुल्क में जब इलेक्शन का ऐलान हुआ, 11 मई को जो इलेक्शन हो रहे थे, तो लोग इस बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए इसलिए गए कि ये तवक्को थी कि बड़ी तब्दीली आएगी। और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ थीम पेश किए और जो थीम मुस्लिम लीग नून ने दिया उसकी सदाएं अभी भी हमारे कानों में गूंज रही हैं। ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस हवाले से भी अपना बड़ा खुलकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया था कि जो बैरूनी इमदाद है या जो बैरूनी कर्जे हैं, उन्होंने इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और बड़ा खुलकर वो ये कह रहे थे कि हम कशकोल को तोड़ेंगे, हम बैरूनी इमदाद और बैरूनी कर्जे नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसी रकम जो बाहर से आए जिससे पाकिस्तान की आज़ादियाँ सलब हो जाएं, वो कर्जे और वो इमदाद उन्हें नहीं चाहिए। क्या उस मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, क्या उसका नेशनल प्राइड होगा जो कशकोल ले लेके दर दर जाता है। हमें एक बाइज्जत और खुद मुख्तार कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए गैर मुल्की इमदाद के सहारे से छुटकारे का कड़वा घूंट निगलना होगा। अगर गैर मुल्की इमदाद और कर्जे हमारे मसाइल और हमारे दुखों का हल होते तो आज हमारे हालात तब्दील हो चुके होते हैं। गैरों की अफ्यून जो इमदाद की शक्ल मिलती है और उसके बदले में हमारी आज़ादी अगर चली जाए तो मैं इसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मेरी पार्टी, मेरा लीडर, हम इसके मुखालिफ हैं। लेकिन गुज़श्ता 3 माह में हमने देखा कि हुकूमत ने IMF से कर्जा भी लिया और इस वक्त जो महंगाई का बहरान है वो भी इसीलिए है कि IMF की
दी हुई शराइत के मुताबिक हमें बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी ख़त्म करनी है। आज इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब परवेज़ रशीद साहब। पहले चलते हैं जनाब परवेज़ रशीद साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ रशीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ रशीद साहब, जो आज की सूरत हाल है उसमें तो जो कीमतें बढ़ी हैं लोग उससे बहुत तंग हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम चला रही थी तो ये कहा जा रहा था कि कर्जे भी नहीं लिए जाएंगे, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अभी तो जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स हो रहा है। समी साहब, पहली बात तो ये है कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है इसका फैसला सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने या उसकी हुकूमत ने नहीं किया। ये फैसला CCI की मीटिंग में हुआ था और CCI के इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला उसके रुकन होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद कायम अली शाह साहब मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के परवेज़ खटक साहब मौजूद थे, बलूचिस्तान से डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब मौजूद थे और PMLN की नुमाइंदगी ज़ाहिर है हमारी जमात वफाक से ख़ुद वज़ीर आज़म साहब और सूबे से पंजाब से शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। तो ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि पाकिस्तान में बिजली के टैरिफ में जो सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी के खेल को कम किया जाए, कीमतों को रैशनल किया जाए ताकि आने वाले वक्तों में बिजली के में सरमायाकारी जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। तो ये एक मुत्तफ़िका फ़ैसला है जो तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी हुकूमत ने मिलकर किया है CCI के इजलास में, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है और आप लोगों ने इसकी खबर भी पेश की थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 0 से लेके 200 यूनिट तक जो तकरीबन 40% लोग सार्फिन बनते हैं जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, और वैसे उनकी तादाद जो है वो 7 से 8 करोड़ पाकिस्तानियों की है। उनके लिए बिजली की कीमत में 1 टेडी पैसे का इजाफा नहीं किया गया, बल्कि 126 अरब रुपये हुकूमत ख़जाने से अदा करेगी उनकी मदद के लिए, 126 अरब रुपये, और उनकी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। 200 से 700 तक के यूनिट जो हैं उनके लिए भी हुकूमत ख़जाने से 26 अरब रुपये अदा करेगी, और फिर उससे ऊपर जो 700 से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी 120 तकरीबन 1.2 बिलियन रुपीस जो हैं वो हुकूमत अपने ख़जाने से अदा करेगी। यानी आज भी हुकूमत ज़्यादा महंगी बिजली ख़रीदेगी और सबसे लोगों को कम कीमत पर बिजली फराहम करेगी, और उसके लिए सब्सिडी हुकूमत को तकरीबन 150 अरब रुपए की साल की सब्सिडी हुकूमत अपने ख़जाने से देगी। मैं कायरा साहब आपसे ये सवाल करूंगा, परवेज़ रशीद साहब ने कहा है कि ये जो कीमत बिजली की बढ़ी है इसमें आपके जो लीडरान हैं सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला थे वो भी, उन्होंने भी इसको एग्री किया। अगर आपने भी एग्री किया इस प्राइस को बढ़ाने में, तो फिर अब ये जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं इसका क्या जवाब है? सभी साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। किसी काउंसिल में अगर किसी जगह पे आपने कोई मामला डिस्कस किया तो ये उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और प्राइस एडजस्टर का काम नेपरा का है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का नहीं। तो बराए मेहरबानी एक तो ये कौम के सामने जो सच्चा, सबको इस बात का पता भी है, अगर किसी फोरम पे ये मामला डिस्कस हुआ तो ब्लैंकेट डिस्कशन में कोई बात हुई होगी, उसका कोई ताल्लुक हक़ाइक़ से नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिजली के रेट हमारे दौर में भी बढ़ते रहे, आपको प्राइस एडजस्ट करनी पड़ती है, और ये कोई छोटा सा खेल नहीं हुआ, ये कोई 30% वाला खेल नहीं है। समी साहब, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत समझने की है। एक तो ये कि जो 200 यूनिट तक के लोग हैं वो बहुत थोड़े लोग हैं, वो यकीनन वहाँ पे बिजली का इस्तेमाल बहुत थोड़ा होता है, नंबर उनका क्वांटम हम ज़्यादा बताते हैं। परवेज़ रशीद साहब की जगह कल मैं भी गवर्नमेंट को बैठ के डिफेंड करता था, लेकिन हमने सारा बोझ जो है वो आवाम पे पासा नहीं किया। आप कौम के सामने सच बताइए कि हमने IMF के साथ मुआहदे में ये बात लिखी है, नंबर 1 कि हम सब्सिडीज का खात्मा करेंगे। अभी परवेज़ रशीद साहब बता रहे हैं कि कोई 150-200 अरब रुपए की सब्सिडी है, अभी भी देंगे।
जबकि आज के अखबारात में डिटेल जो आई है वो ये है कि 140 अरब की सब्सिडी का खात्मा कर दिया गया है। पाकिस्तान के बजटेड अमाउंट जो है सब्सिडी की वो शायद 140 या 150 अरब की है, वेर जब रियल टाइम सब्सिडी होती है वो इससे बढ़ जाती है। अब सिर्फ अमाउंट ये नहीं है सभी साहब, एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो स्लैब थे, बिटवीन स्लैब एक फर्क होता है। मिसाल के तौर पे आप 700 या 800 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो जो पहले 200 यूनिट है उसके ऊपर रेट 5 रुपए है, जो अगले 200 से 400 यूनिट है उस पर से 7 रुपए है, फिर जो 400 से लेके 600 तक है उन पे 9 रुपए है, और जो 600 से लेके 800 तक है उस पे 1000 रुपए, 10 रुपए है। तो इन्होंने क्या किया है कि अब 200 और सीधे दरम्यान वाले स्लैब खत्म करके आपको हाईएस्ट स्लैब में ले गए हैं। यानी पहले जो मैं स्लैब में फर्क डाल के या मुख्तलिफ स्लैब के ऊपर डिफरेंट रेट में देता था, तो मेरी एवरेज जो थी से वो मुझे 7 रुपए यूनिट पड़ती थी, अब वो एवरेज मुझे 9 रुपए यूनिट पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है बात, आप मेरे साथ ही रहिए। एक मिनट, ज्यादा अहम जरूरत है, नहीं 1 मिनट, ज्यादा अहम बात ये नहीं है, इससे ज्यादा अहम बात ये है कि इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स है, इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स यानी एडवांस इनकम टैक्स डिडक्शन है। अगर आपने सब्सिडी का खात्मा करना था, मजबूरी थी, फलां था, आपने IMF से मुआहदा कर लिया है, तो कम से कम उस जो सेल्स टैक्स है उसको तो फ्रीज कर देते। अब जो 4000 वाला बिल था अगर 10,000 वाला हो जाएगा, तो पहले आप 4000 पे 17% दे रहे थे, अब 10,000 पे 17%। कायरा साहब हमारे साथ ही रहिए, परवेज रशीद साहब भी हमारे साथ खत्म करने दे। मैं ब्रेक ले रहा हूं, बस फौरन ही आते हैं आपकी तरफ। ये बड़ा अहम मामला है, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिजली के मामले पर गुफ्तगू हो रही है। कमर जमान कायरा साहब और जनाब परवेज रशीद साहब हमारे साथ हैं। मैं चलता हूं कमर जमान कायरा साहब की जानिब, वो अपनी बात खत्म करना चाह रहे थे बिजली के बिलों में जो स्लैब है उस हवाले से। जी कायरा साहब। समी साहब, 140 अरब के ऊपर अगर सिर्फ 17% का जो सेल्स टैक्स इजाफा हुआ है, कम से कम वो जो है वो 24 अरब रुपए के करीब वो बनता है। जो एडवांस इनकम टैक्स डिडक्शन है वो भी इसी स्लैब से बढ़ जानी है। अगर आपको सब्सिडीज का खात्मा करना था तो कम से कम सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स से जो डिडक्शन होनी है उसको तो फ्रीज कर दिया होता, ताकि हमें कुछ समझ आ जाती। ये तो आप दूसरी तरफ अपने टैक्स अहदाफ भी बढ़ा रहे हैं, यानी अवाम का एक तरफ आप उनका खून चूस ही रहे थे, ऊपर से आपने उनके किले ठोकने भी शुरू कर दिए हैं। सवाल सिर्फ इतना हमारा यह है, मेहरबानी करें, हमारे दौर में भी हमने भी बिजली के रेट बढ़ाए थे, लेकिन ग्रेजुअली पास ऑन किए थे। रियासत के पास पैसा परवेज रशीद साहब का या मेरा या किसी वजीर आजम का या वजीर का नहीं होता, लोगों का है। आप IMF से, हम भी नेगोशिएट करते थे, बेहतर नेगोशिएशन कीजिए। इसी तरह आपने क्या नेगोशिएट किया, आपने अपना जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट में आपने नेगोशिएशन करते हुए लिखा कि हम जो स्टेट बैंक हमारा है या पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व्स हम इस लेवल पे मेंटेन करेंगे। आपका इनफ्लो ऑफ कैपिटल तो है नहीं, आपकी ट्रेड बेहतर नहीं हुई, लेकिन अब हुआ क्या है? क्या पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क आ गया है? क्या हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे प्रॉब्लम आ गया है? रुपए पे प्रेशर। मैं कायरा साहब यहाँ पे परवेज रशीद साहब, जी परवेज रशीद साहब का जवाब लेना चाहता हूँ इस इशू पर। एक मिनट, सवाल तो खत्म कर दें पहले, सवाल लीजिए, पहले सवाल तो ले लीजिए। जी तो जो डॉलर था वो 99 से जंप करके 112 पे गया और फिर 104 पे आ गया। तो मुझे सिर्फ सवाल ये करना है कि ना तो उस रुपए पे प्रेशर आया है, ना हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई फर्क आया, बल्कि स्टेट बैंक ने जब आपके डॉलर अमाउंट डिप्लीट हुई है, आपने प्राइवेट से, ब्लैक मार्केट से डॉलर बाय किया है, और स्टेट बैंक की इस पॉलिसी की वजह से, हुकूमत की इस नालायकी की वजह से अरबों रुपए टैक्स में बढ़े हैं। जी जी, आप कायरा साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं इस पर परवेज रशीद साहब का कमेंट चाहूंगा। परवेज साहब, ये एक जो बात कही है कायरा साहब ने, और इसमें ऐड ये भी कर लीजिए कि इलेक्शन से पहले हमने जैसे जिक्र हम करते हैं कि ये कहा था मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कि IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF से, और ये जो बैरूनी इमदाद है ये पाकिस्तान की आज़ादी छीन लेने के मुतरादिफ होगी। समी साहब, एक और भी सवाल ले लीजिए साथ, कि इन्होंने ये भी कहा था कि अगर सर्कुलर डेट पे हो जाए तो पाकिस्तान में बिजली का मसला ही नहीं रहता। जी जी जी, कार्ड है। अब जी परवेज साहब प्लीज। जी समी साहब, जी परवेज साहब की सेहत, कायरा साहब की सेहतमंदी के लिए दुआ गो। सबसे पहले मुझे मालूम हुआ है कि
उनकी तबीयत कुछ नासाज है। बहुत शुक्रिया, मेरी सेहत काफी बेहतर है। तो अल्लाह ताला आपको सेहतमंद करे और इसी तरह हमें अच्छे लगते हैं बोलते हुए आप। अब अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूं, CCI की मीटिंग में बिल्कुल ये फ़ैसला हुआ, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है और वो टेलीविज़न से और अखबार से और रेडियो से हर जगह से नशर हुआ था कि जिस एनर्जी पॉलिसी की मंजूरी दी गई थी उस एनर्जी पॉलिसी में ये तय किया गया था कि सब्सिडी को ख़त्म किया जाएगा बतदरीज, एक दिन नहीं बतदरीज ख़त्म किया जाएगा। तो ये वो उसी अमल का हिस्सा है और आपकी जमात उसमें शामिल थी। लिहाजा अगर तो ये हमने गुनाह किया है तो उस गुनाह में आप शामिल हैं, लेकिन अगर ये एक ऐसा कदम है जो पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें दुरुस्त खड़ी करनी शुरू कर देगा तो फिर उस नेकी में आप भी शामिल हैं। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये नेकी है, इस नेकी का आप अजर लें, इसको ठुकराएं ना, क्योंकि ये आज के दिन के लिए हमारे लिए तकलीफ दे हो सकती है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए ये हमारी तकलीफ़ों को रफ़ा करने का सबब बनेगी। क्योंकि जो 500 अरब के गर्दिशी कर्जे छोड़ गई थी, मैं ये नहीं कहता कि आपकी हुकूमत छोड़ गई, मैं कहता हूँ कि जो हमें विरसे में मिले थे, पाकिस्तान की मईशत को इसी सब्सिडी ने और इसी तरह की दूसरी जो चीज़ें हैं जिसमें हम मार्केट इकानमी के असूलों के मुताबिक नहीं रहते, उसी की वजह से तो पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना ख़त्म हो गई। इसलिए कि मुझे बताइए कि दुनिया का कौन सा बैंक है जो किसी ऐसी कंपनी को फाइनेंस करेगा कि वो चीज़ तो बना रही है 15 रुपये की एक यूनिट और दे रही है 7 रुपये का और 8 रुपये का यूनिट। कोई फाइनेंसर ही नहीं मिलेगा आपको दुनिया में, और इसीलिए पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था। जब ये फैसला किया गया कि बात नहीं है, ये हकायक से मुख्तलिफ है। जी परवेज साहब, मेरे भाई, मैंने तो आपकी पूरी बात सुनी, आप अगर मेरी पूरी बात सुनेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि गुफ्तगू जरा जल्दी खत्म हो जाए ताकि आप आराम करें चल के। मुझे तो आपके आराम की ज्यादा फिक्र है, मुझसे कहेंगे मैं सारी रात आपके साथ गुफ्तगू करता रहूंगा। वैसे तो आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है, हम दोनों फलसफे के तालिब इल्म हैं। अब इकॉनमी पे बात कर रहे हैं और अवाम बेचारे हमारी बात सुन रहे हैं। आपने भी फलसफा पढ़ा है, मैंने भी फलसफा पढ़ा है। इकॉनमी को जितना फलसफा सारे सब्जेक्ट्स का अहाता करता है, फलसफा सारे सब्जेक्ट्स का अहाता करता है, कोई मसला नहीं है। इकॉनमी फलसफे के बाहर तो नहीं है ना जी। बिस्मिल्लाह, आपके जी बात। हाँ, तो चले, ये आपने एजाज़ दे दिया, ये भी अच्छा किया आपने, हम तो इसको कबूल करते हैं। तो नेकी आपके वज़ीर आला साहब ने मिलके वरसत की है, आप भी जी परवेज साहब। जी परवेज साहब, मैं इस पे साहब जरा परवेज साहब को बात अगर खत्म कर लेने दें। जी परवेज साहब, बात करे, मैं तो कह रहा हूं परवेज साहब जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सब्सिडी को ख़त्म करने से मकसद ये था कि पाकिस्तान में इस सेक्टर में जो सरमायाकारी रुक गई है उस सरमायाकारी के अमल को दोबारा शुरू कराया जाए, लोगों के लिए इसको अट्रैक्टिव किया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो नए बिजली के कारखाने लगाएं उसमें जो बिजली पैदा करने के महंगे तरीके हैं, यानी थर्मल बिजली जो हम तेल से पैदा करते हैं या फर्नेस ऑयल से पैदा करते हैं और वो दुनिया का महंगा तरीन ज़रिया है, उसकी बजाय सस्ते ज़राए जो हैं जैसे सोलर है, कोयले से है, पानी परवेज साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपका कमेंट इस बात पर चाहूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को ले लिया है। मुझे थोड़ी जल्दी है समीर साहब, मैं आपको समीर साहब मुझे जल्दी है, मुझे खत्म कर लेने दें। जी जी जी, सवाल ये है, पहले परवेज साहब से बहुत अदब से गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। प्राइस एडजस्टर का काम नेपरा के जिम्मे है या मिनिस्ट्री के जिम्मे है, गवर्नमेंट के जिम्मे है। अगर आपने वहां पे किसी ब्लैंकेट में इसको डिस्कशन किया था, उसका कोई ताल्लुक इस हकायक से नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में आने वाली इन्वेस्टमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि अगर प्राइस ऑफ सेल और प्राइस ऑफ परचेज में जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट पे करती है। हमने 5 सालों में 1400 अरब रुपया परवेज रशीद साहब पे किया था और पाकिस्तान के अवाम को वो सहूलत फराहम करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के लोगों को आप कहते हैं हम मईशत को ठीक कर रहे हैं, मईशत किन की ठीक कर रहे हैं? लोग जिंदा रहेंगे, पे कर सकेंगे तो उनकी मईशत ठीक होगी ना। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को बैरूनी दुनिया के साथ मज़ाक़। अच्छा परवेज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है, कल इस हवाले से कोई हुक्म भी आ सकता है। अपोजिशन भी कह रही है कि हम तहरीक चलाएंगे,
पॉलिटिकली आप इसको किस तरह फेस करेंगे? जी, दो मुख्तसर बातें अर्ज करता हूँ समी साहब। एक तो कायरा साहब से कहें कि ऐसा जालमाना अंदाज ना इख्तियार करें कि 1400 अरब रुपए की सब्सिडी हमने दी थी। देखिए 1400 अरब की सब्सिडी आपने सर, ये रिकॉर्डेड है। सुन तो लो ना, बात तो सुन लो ना यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई। जी परवेज साहब जी। 1400 की सब्सिडी आपने दे दी, 500 अरब की आप छोड़ के गए। 1900 अरब रुपया जो है ये कहां से आया था भाई? ये पाकिस्तान के लोगों पर ही बोझ आया ना। आपने इस जेब से ना निकाला, आपने दूसरा हाथ डाल के दूसरी जेब से निकाल लिया, तो ये बोझ भी तो लोगों, 1900 अरब रुपया थी, पाकिस्तान के लोगों पर ही बोझ पड़ा ना। हम ये कहते हैं कि आप इस तरीके से इकॉनमी की बुनियाद ही ना रखें कि लोगों की जेबों से पैसे निकालने पड़े और ये सब्सिडीज देनी पड़े, और फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी सुन लें बात, इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं आती कि जब उन्हें मालूम है कि भाई 1400 अरब एक दफ़ा इन्होंने दे दिया, 500 अरब रुपया ऐसा छोड़ के चले गए जिसको देना था, और कंपनियां जो है अदालतों में जा रही थी और डिफ़ॉल्ट करवाने वाली थी पाकिस्तान को, और सॉवरेन गारंटीज पाकिस्तान की जो हैं वो ज़ब्त होने वाली थी। आप मुझे बताइए कि कौन सी दुनिया की नई कंपनियां आएंगी जहां पे उन्हें अदालतों में जाकर सॉवरेन गारंटीज जो हैं उनको भी चैलेंज करना पड़ जाए? तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती इस शक्ल में इन्वेस्टमेंट इन शक्लों में भाग जाती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, जहां तक तहरीक चलाने का ताल्लुक है, मैं आपको लिख के देता हूं, ये तहरीक नहीं चलाएंगे, ये सिर्फ टेलीविजन के ऊपर आके जरूर तनकीद करेंगे, वो इनका हक है, इन्हें करनी चाहिए। और जमहूरी माशरों में हुकूमतों को सीधे रास्ते पर खड़े रखने के लिए तनकीद उन पर होनी चाहिए, लेकिन हमें पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए। ये सबका फर्ज होता है कि हम एजुकेट करें। परवेज रशीद साहब, क्योंकि मैं आपको रोकूंगा, वक्त क्योंकि खत्म हो गया हमारी सेगमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज रशीद साहब का ये कहना था कि ये एक कड़वा और मुश्किल फैसला है, लेकिन मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए ये फैसला हुकूमत को करना पड़ा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई थी उसमें इस बात से एग्री किया था कि बिजली के हवाले से जो सब्सिडी है उसको ख़त्म किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब सरताज अजीज़ से, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और उनसे पूछेंगे कि तालिबान से मुज़ाकरात कौन कर रहा है, और नवाज शरीफ जब अमरीका जाएंगे तो क्या एजेंडा होगा। जिस तरह पाकिस्तान महंगाई के मसले से दोचार है, बहुत अहम मसला, इसी तरह एक और मसला दहशतगर्दी से निपटना है। हुकूमत पाकिस्तान APC के बाद ये ऐलान कर चुकी है कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएंगे, नाराज़ लोगों को अपने साथ मिलाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। हमले जारी हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर और पाकिस्तान के अवाम पर भी। कुछ इंदिया दिया है हुकूमत ने भी कि शायद पॉलिसी में कोई तब्दीली आए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस महीने के आखिर में अमेरिका भी जाएंगे और सदर ओबामा से मुलाकात करेंगे। निहायत अहम मामलात पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि जो पोस्ट विड्रॉल सिनेरियो है अफ़गानिस्तान में, उस पर वो भी एक बहुत अहमियत का हामिल है, और उस पर भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बड़े अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आज ये जो सारी सूरत हाल है, इस हवाले से हम वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब सरताज अजीज़ साहब से गुफ्तगू करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरताज अजीज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरताज अजीज़ साहब, बड़ा एक अहम मामला है पाकिस्तान का जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से है, और हुकूमत ने इस हवाले से किया APC का, फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुई, ब्लास्ट हुए। ये बयान कीजिएगा कि अब दोबारा आप सियासतदानों से सलाह मशवरा करेंगे, या वो जो APC के फैसले थे उसी पर अमल दरामद होगा? लेकिन जी अभी तो अमल दरामद पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो राब्ते हो रहे हैं। तो एक दफा जब किसी वो पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स है, किस चीज पे बात हो रही है, तो उसके बाद जरूर पड़ी तो दोबारा बुलाई जा सकती है। APC तो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तो राब्ते हो रहे हैं डायलॉग के लिए, और जाहिर है कि उसमें रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं। अच्छा सरताज साहब, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया, और वो अपनी गुफ्तगू में ये तासुर देते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात कुछ गैर सियासी लोग कर रहे हैं। खैर ये तो करने की बात है। जाहिर है कि आपने उन्हीं लोगों को चुनना है जिनके कोई ना कोई वहाँ पे ताल्लुक है,
कोई ना कोई उनकी इन्फ्लुएंस है, और जाहिर है कि उसका एक लेवल नहीं होगा। पहला तो लेवल होगा कि किसने बात करनी है, ये तो एक इनिशियल स्टेप है, हमारी तरफ से किसने करनी है, उधर से किसने करनी है, ये भी बजाय खुद एक डायलॉग का हिस्सा है। तो ये जब हो जाएगा और अब कोई सब्सटेंशियल जब बात आएगी कि क्या बात हो रही है, तो उस पर लोगों से रब्ता किया जाएगा। ये चीज़ तो इस कदर यानी सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स है कि इसमें अब हर मरले पे तो आप करके तो उसको डिलेल नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो राब्तों का इनिशियल निज़ाम है वो खुफिया है, और उसमें कौन बात कर रहा है, उधर से कौन कर रहा है, ये अभी इसको मीडिया पे न लाने की ज़रूरत है और ना मेरा ख्याल है वक्त है। तो एक दफ़ा जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो जब मौका आएगा तो मशवरे भी किया जा सकता है। अच्छा सरताज साहब, आप अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब की मनमोहन सिंह साहब से भी मुलाकात हुई, ये बयान कीजिएगा कि अब उसका फॉलोअप आप क्या करेंगे? जो उन्होंने मैकेनिज़्म डेवलप करने की भी बात की LOC पर टेंशन को ख़त्म करने के लिए, और फिर दोनों ममालिक जो थे उनके वज़ीर-ए-आज़म ने दावत भी कबूल की आने जाने की एक दूसरे के यहाँ, इसका फॉलोअप कैसे होगा? देखिए, पहले तो बात यही है कि हम अभी उनको अगले 1-2 दिन में जो हमारी तारीख का प्रपोजल है कि कहाँ मिले, कब मिले, तो वो भेज देंगे हिंदुस्तान को। और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी चंद दिनों में, हफ्ता 2 हफ्ते में ये DGMO की मुलाकात हो सकती है। और उसके बाद जो मैकेनिज्म में जो उसके 2 है ना, एक जो हुआ है वो क्या हुआ है ताकि फैक्ट सामने आए, क्योंकि हिंदुस्तान तो फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं करती और पहले इल्ज़ाम लगा देती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है या फ्लाई इन्वॉल्व है। तो इसमें जो मैकेनिज्म का मकसद है वो यही है कि जब भी कोई वाक़या होता है तो उस पर फैक्ट्स का वेरीफाई किया जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम किया जाए, ताकि बिला वजह लोगों में बेचैनी पैदा ना हो। दूसरा यह है कि आइंदा इसका मदावा क्या है, किस तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। तो ये प्रोसेस चलेगा, और मेरा ख्याल है कि इस मैकेनिज्म से जो टेंशन की वजह है कि जिससे पीस प्रोसेस डिलेड होता है, वो अगर निकल गई तो फिर कुछ बेहतरी इसमें आ जाएगी। अच्छा सरताज साहब, एक और अहम मामला था जो फैसला किया था पाकिस्तान ने APC में कि जो ड्रोन हमले हैं, अगर हुकूमत ज़रूरत महसूस करे तो उसको सलामती कौंसिल में उठाए। वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में थे और 3 ड्रोन हमले हुए, 24 घंटे में 2 ड्रोन हमले हुए। तो ये बयान कीजिएगा कि ये मामला सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ले जाएगा? नहीं, देखें ना जी, एक तो है कि मसला बतौर मसला ले जाना, हमारा जो इस वक्त स्ट्रेटजी है वो ये है कि इस मसले पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी ममालिक भी आवाज़ उठाएं, और ये एक मजबूरी तौर पे एक मौक़िफ़ आए बहुत से ममालिक का, तो अमेरिका पे दबाव आएगा। तो इस मकसद के लिए पहले तो हमने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये बात उठाई, फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी जनरल असम्बली की तकरीर में इसका हवाला दिया काफ़ी पुरजोर अल्फाज में, और मैंने जो सिक्योरिटी काउंसिल का हाई लेवल सेगमेंट था स्मॉल आर्म्स के हवाले से, उसमें इसको चैलेंज किया कि ये सॉवरेनिटी भी खिलाफ है और काउंटर प्रोडक्टिव है। तो ये 3 तो हम कर चुके हैं। अब उसके बाद जो है अगला मरला आ रहा है कि UN ने अपना एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इस मकसद के लिए बुलाया है, और उसकी रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल UN की जब यहाँ आए थे तो उन्होंने खुल के कहा था कि ड्रोन अटैक जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है। तो वो जो रिपोर्ट आएगी उसमें मेरा ख्याल है कि मजीद ममालिक जो हैं वो इसकी हमायत में हमारे साथ शामिल होंगे। तो अमेरिका पे जब दबाव बढ़ेगा तो वो उम्मीद है कि इस पर नजरसानी करेगा और ये पॉलिसी जो है अपनी इसको तर्क कर सकता है। अच्छा सरताज साहब, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका भी जा रहे हैं इस अक्टूबर में, बयान कीजिएगा मुख्तसरन के मेन थीम क्या होगा उस ट्रिप का, क्या बेसिकली पाकिस्तान चाहेगा अचीव करना? ये अभी पेश वक्त है, इस पे काम अगले चंद दिनों में काम होगा, फिर उसके बाद इस पर बयान दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरताज अजीज़ साहब, जो कह रहे थे कि अभी ये तय करना बाकी है कि अमेरिका से क्या लिया जाएगा, लेकिन बहरहाल ड्रोन हमलों के हवाले से उनका ये कहना था कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका जिक्र किया, उसका मकसद ये था कि दुनिया के दूसरे ममालिक की इस हवाले से हमायत हासिल की जाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए उमरा को बचाया जाता है और गरीब आदमी को इस टैक्स के निज़ाम के ज़रिए कुचला जाता है। ब्रेक के बाद महंगाई की एक बड़ी वजह इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी है। पाकिस्तान में जो उमरा हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके हवाले से डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं की जाती, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन करके जो पाकिस्तान के गरीब अवाम हैं उनको कुचला जाता है। और बताया ये जाता है कि
डायरेक्ट टैक्सेशन इसलिए नहीं की जाती कि अगर वो की जाए तो फिर बड़ी स्लैब्स होंगी उसमें और बड़े अमीर लोग जो हैं उनको बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इकरामुल हक, ये विजिटिंग स्कॉलर हैं लम्स में, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इन्होंने डॉक्टरेट की है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ये जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसे कहते हैं, जैसे GST लगा दिया, ये इससे तो जो गरीब तबका है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है, लेकिन जो अमीर आदमी है, मसलन एक आदमी जो करोड़ रुपया कमा रहा है या उससे भी ज़्यादा कमा रहा है, तो वो GST उस पर की ज़िंदगी में तो कोई इतना ज़्यादा अहम नहीं होता, लेकिन जो गरीब आदमी 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहा है वो तो उसके नीचे बिल्कुल कुचला जाता है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। पाकिस्तान के जो टैक्स का निज़ाम है उसका सबसे जो तकलीफ दे पहलू है और बहुत ही जो शॉकिंग है वो ये है कि पिछले 20-25 साल में हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स की रेशो गिर रही है और इनडायरेक्ट टैक्स की रेशो बढ़ रही है। आप इसका इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले साल 840 बिलियन हमने सेल टैक्स की मद में इकट्ठा किया, जो हाईएस्ट था किसी इंडिविजुअल टैक्स का, और उसमें 60% सिर्फ POL प्रोडक्ट से आया। कितना बड़ा बर्डन जो था टैक्स का उन्होंने आम आवाम पे उसको शिफ्ट किया। जहाँ तक दूसरे तबकात हैं अमीर, एक तो वो जब इसको ख़ुद अपने क्लेम कर लेते हैं, पास ऑन टैक्स होता है ये, तो इसका अल्टीमेट असर जो है वो एंड कंज्यूमर पे जाता है। आम तौर पर ये तासुर गलत है कि वो इसको ख़ुद बियर करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के सबके उसके अंदर जो सबसे खौफनाक बात वो ये होती है कि वो जो आखिरी कंज्यूमर होता है उसके ऊपर पास ऑन हो जाता है। और जो भी आपने बात की, अगर अमीर आदमी के ऊपर वो टैक्स लगेगा भी तो वो उसके केक का बहुत छोटा हिस्सा लेगा उसकी बड़ी आमदनी के, मगर यही टैक्स जो है वो एक गरीब आदमी की इनकम का इतना लार्जर पोर्शन ले जाएगा कि उसके बेचारे के लिए बाकी कुछ नहीं बचेगा। जैसे अभी आपने जिक्र किया, अगर एक आदमी की यहाँ पाकिस्तान में तनख्वाह 20,000 रुपये है और उसके अंदर वो जो यूज़ कर रहा है वो चीज़ें जिस पे GST लगा हुआ है, अगर हम उसका तनासब निकालेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि रियासत जो है वो ना तो एजुकेशन दे रही है, वो भी हमें खुद पैदा करनी है, हमें जो हेल्थ है वो भी अपने पैसों से हमने लेनी है। ये सारे अखराजात जब वो लेता है और उसके बाद वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देता है, क्योंकि यूरोप के मॉडल में जो हाई रेट ऑफ VAT है उसकी एक वजह है कि वहाँ पे फिर सोशल सिक्योरिटीज़ के जितने निज़ाम हैं वो उन टैक्सों से चलते हैं, और चूँकि यूनिवर्सल इंटाइटलमेंट्स हैं, गरीब हो जाए या उसको वो इंटाइटलमेंट्स हैं, इसलिए वहाँ पे तो उसका एक क्विड प्रो को है बराह रास्त, यानी आप जो टैक्स दे रहे हैं उसमें रिटर्न भी ले रहे हैं पाकिस्तान में। इसलिए यहाँ पे ये एक तो इसका अमीर को ये फ़ायदा है कि ये पास ऑन करके इलीगल इनरिचमेंट करता है। कैसे, मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, वो अपने आप से तो GST ले लेगा, आगे ख़जाने में जमा नहीं कराएगा। अब उसने आर्टिफिशियली प्राइस जो 17% या 16% जो GST लगा हुआ था वो आपसे ले भी ली और कनाइवेंस के साथ जमा भी नहीं करा। देखते देखते आपको अंदाज़ा होता है कि वो कल जो उसने बिज़नेस शुरू किया वो एकदम से अमीर हो जाता है। वो उस नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ टैक्स की वजह से नहीं हो रहा होता अपने जो कारोबार में, बल्कि वो जो ओवर एंड अबव आपसे जेब में 17% या 16% डाल रहा होता है, क्योंकि रियासत उन लोगों से तो टैक्स ले नहीं पाती जो ताकतवर हैं। अब जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में भी ये मैं यहाँ पर आपका कमेंट इस पे भी चाहूँगा कि पाकिस्तान किसी भी जगह पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन करने की एक और वजह ये भी है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टैक्स कलेक्ट करने का वो मौजूद ही नहीं है, और वो अगर है भी सही तो वो बड़ा उसकी इनएफिशिएंट उसकी परफॉर्मेंस है। और अभी अगर हम ये देखते हैं जो महसूलात जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई है उसमें तो जो पहले 3-4 महीने के जो टारगेट्स थे उनमें शॉर्टफॉल है, और ये आज से नहीं है, माजी की हुकूमतों में भी ऐसा ही हुआ जी बिल्कुल। उसमें ये देखिए ना कि एक तो वो ये चाहते हैं कि हम ये टैक्स इजीली कलेक्ट कर लें, हमें अमीर आदमी को तो वो लगाना नहीं चाहते हैं। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब 70% लोगों का पता चला हमारे पार्लियामेंटेरियन के कि वो रिटर्न फाइल नहीं करते, वो रिटर्न इसलिए नहीं फाइल करते थे, उन्होंने कहा जी हमारी तो आमदनी से कट जाता है। भाई आमदनी से कट जाने के बावजूद आप ये तो बताइए कि लैविश लिविंग कहाँ से हो रही है, वो आपकी उस तनख्वाह से तो नहीं होती जो एज ए पार्लियामेंटेरियन आप वसूल करते हैं। उसी तरह फिर नीचे आ जाइए, जितने भी स्ट्रॉन्ग तबकात जहाँ जो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट कम पॉलिटिशियंस हैं, अब वो कितना टैक्स दे रहे हैं आपके हमारे सामने है कि इस मुल्क के जो हुक्मरान भी बन गए, पता चला कि उनके टैक्स के गोशवारे देखे तो कुछ हज़ारों में थे। तो एक बैड एग्जाम्पल उन्होंने ये सेट की कि देखिए ना यूरोप में तो कोई ये
थिंकेबल है कि कोई आदमी अपनी पर्सनल टैक्सेशन की लाइबिलिटी को फुलफिल ना करे, तो वो तो वहाँ पे तो एक स्टिग्मा नहीं है, बल्कि ये तो यू विल बी आउटकास्ट इन योर सोसाइटी। ख़ास तौर पे हुक्मरान तबकों के लिए और अमीर तबकों के लिए अनथिंकेबल है वहाँ पे बात। मगर यहाँ पे ये बड़ी फ़खरिया समझा जाता है कि जी मैं तो कोई टैक्स नहीं दे रहा और मुझसे टैक्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अदाद व शुमार का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए ना कि अभी ये जो इस क्वार्टर के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने 482 बिलियन जबकि 500 का तासुर था। इसमें ज़रा कंपोजिशन देखिए कि इनकम टैक्स आया है सिर्फ 125-26 और इनकम टैक्स भी हमारे यहाँ ऐसे लगाया हुआ है कि उसमें बड़ा पोर्शन इनडायरेक्ट का है। ये बड़े कम लोगों को पता है कि इनकम टैक्स की आड़ में भी ज़्यादातर टैक्सेशन ऐसी की हुई है जो इनडायरेक्ट है। उसकी मिसाल ये है कि इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो कमर्शियल इंपोर्टर है उसके ऊपर एक फिक्स्ड से इनकम टैक्स लगा दी, अब वो तो फिर जीएसटी बन गया। तो आप यूँ कहें कि 17 जमा हमारे यहाँ जीएसटी का रेट 24% वो पास ऑन कर देगा। जैसे उसे पता है कि मैंने 100 की चीज़ मंगवाई, इसके ऊपर 36% टैक्सेस लगे, ड्यूटी सारा डाल के, तो वो तो उसकी कॉस्ट 136 लेगा, तो आपको वो तो अपने प्रॉफिट मार्जिन रख के देगा। तो ये इनकम टैक्स के बारे में भी यहाँ मिसकंसेप्शन है कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने, अगर मैं इसका अदादो शुमार ये कहते हैं जी हमने 38%। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। तो उन्होंने कहा जी 38% हमारा शेयर है डायरेक्ट टैक्सेस का। अगर आप उसकी कंपोजिशन को थोड़ा सा बारीकी से देखें तो वो पाकिस्तान में 20% से ज़्यादा नहीं है। तो 80% इनडायरेक्ट टैक्सेस और जो हमारे यहाँ 80% देखिए ना, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे तो बेचारे गरीब आदमी का क्या हशर होगा, वो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह से होती है और इस वक्त जो रेवेन्यू है तकरीबन 80% इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल हो रहा है और वो गरीब आवाम की जेबों से निकल रहा है, जबकि बड़ा तबका सरमायादार अमीर डायरेक्ट टैक्सेशन कम होने की वजह से बिल्कुल महफूज रहते हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।